प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशा शर्मा है, जेएलएन हिंदी जीजेसी जनगांव। आज हम प्रथम पाठ सेकेंड लैंग्वेज का हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को समझने से पहले हम विषय सूची पाठ्यक्रम को जान लेते हैं। सिलेबस वर्ष 2020 और 21 का पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का इस प्रकार से है। तो इस पुस्तक का नाम साहित्य भारती है। पहले हम विषय सूची को जान लेते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य में दोहे हैं, कबीर के दोहे जिसमें 8 दोहे रहेंगे, और दूसरा है तुलसी के दोहे, तुलसी द्वारा रचित दोहे। तो कबीर के दोहों में हमें किस तरह से संदेश मिलते हैं उनके दोहों को पढ़ने से, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और तुलसीदास के दोहे भी इसी तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ये वर्णन किया गया है। इसके बाद हम समझ लेते हैं आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में 4 कविताएं है। पहला है समता का संवाद। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। इस कविता में समता का संवाद, इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि समानता, इक्वल, हमें सभी को, भारतीयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जाति पाति को ना मानते हुए, धर्म को ना मानते हुए समानता का संदेश दिया है। दूसरी कविता है प्रथम रश्मि। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये प्रकृति संबंधित कविताएं लिखने में प्रसिद्ध है। प्रथम रश्मि, सूरज की पहली किरण हमारे जीवन को उत्साह से भर देती है, और पक्षी किस तरह से गाते हुए अपने घोंसले से निकलते हैं, इसका सुंदर वर्णन, प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। दूसरी कविता है, इसके बाद वाली कविता है दान बल। इस कविता के कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बल बल का अर्थ होता है शक्ति, पावर। तो अलग अलग के बल होते हैं, मनी का बल, धन का बल, और अलग अलग तरह की शक्तियां होती है। उसमें दान बल के महत्व को बताया गया है। दान, हमारे जीवन में दान का कितना बहुत महत्वपूर्ण है। दान करने से हमारे मन में बहुत अच्छी बातें आ सकती है। तो दान के महत्व को बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक गद्य। आधुनिक गद्य में, ये तो इससे पहले भाग में हमने देखा पद्य भाग, काव्य का रूप देखा। अब हम देखते हैं आधुनिक गद्य। गद्य में आएंगे प्रोस पाठ। शिष्टाचार, पहला पाठ है शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, सभी से हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस पाठ से जीवन में किस तरह से आचरण करना है, अपना व्यवहार रखना है, अनुशासन का पालन करना है, डिसिप्लिन से रहना है, इस सारी बातों को इसमें वर्णन किया गया है। विनम्रता के बारे में बताया गया है कि हमें कितना विनम्र रहना चाहिए। तो इस पाठ को लिखने वाले लेखक है रामज्ञा त्रिवेदी समीर जी। अब हम अगले पाठ की चर्चा करते हैं। उसके बाद का पाठ है अपराजिता। अपराजिता का अर्थ होता है कभी ना पराजय होना, कभी ना हार मानना। तो इस कहानी की लेखिका है गोरा पंत शिवानी। अपराजिता में एक लड़की है जो अपंग है, उसके पैर नहीं है, शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर है, फिर भी वह मानसिक रूप से दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वह डॉक्टर चंद्रा कहलाती है। और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाती है। और
इस सारे लाइफ जर्नी में, इसके जीवन के सफर में उनकी माँ उनका साथ देती है और वह कभी भी हताश नहीं होती कि मैं अपाहिज हूँ, और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। बहुत सुंदर संदेश इस कहानी के द्वारा हमें मिलता है। तो जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। इसके बारे में बताया गया है। अगली कहानी है गिल्लू। गिल्लू एक जंतु है, गिलहरी, उसका नाम है गिल्लू। और इस रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने इसमें एक गिलहरी के द्वारा, एक जंतु के द्वारा, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा, किस तरह से भावात्मक जुड़ाव होता है दोनों के बीच में। दोनों कितने प्यार से रहते हैं। खाली मनुष्य मनुष्य में ही प्रेम नहीं, हम जीव जंतुओं के साथ भी प्रेम का व्यवहार करना है, इस बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब अगला पाठ है बतुकम्मा। इस बतुकम्मा का अर्थ होता है जीवनदायिनी माता। तेलंगाना की जब भी बात आती है तो हम बतुकम्मा को याद करते हैं। बतुकम्मा तेलंगाना राज्य की संस्कृति है और ये बतुकम्मा त्योहार फूलों का त्योहार है। तो बतुकम्मा किस तरह से मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, इस पाठ में बताया गया है। इस बतुकम्मा को संपादक मंडली ने लिखा है। इस पुस्तक को जिसने बनाया है, पूरे जो संपादक मंडल है, उन्होंने मिलकर इस पाठ को लिखा है। तो अब हम पहले तो हमने काव्य का पाठ भाग देख लिया, आधुनिक गद्य देख लिया। अब हम देखते हैं गद्य विविधा। गद्य विविधा है जिसे हम नॉनिटल भी कहते हैं। इसमें आपको 4 कहानियां मिलेगी। पहली है शिक्षा। इस कहानी को मनमोहन भाटिया जी ने लिखा है। शिक्षा कहानी के द्वारा हम यह समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि शिक्षा हमारे जीवन में, एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत मेन रोल प्ले करता है। बहुत ही जरूरी है शिक्षित होना, क्योंकि शिक्षा के ही द्वारा हम आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी में जो एक लड़का है, वो किस तरह से, रविंद्र करके एक लड़का होता है, वह किस तरह से मुसीबतों का सामने कर, वो गरीब घर का बच्चा है, फिर भी वह कभी भी दुखी नहीं होता। और उसके गांव में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, एक स्कूल भी नहीं है, फिर भी वह हमेशा अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है और हमेशा प्रयत्न करता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ लिख कर कुछ देश का नाम करूं, मेरे परिवार को अच्छा देखूं, मेरे समाज को अच्छा देखूं और देश के विकास में अपना सहयोग दूं। इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कष्ट से, दुख से सामना करते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंचते कलेक्टर बनता है। तो यह बहुत सुंदर कहानी है। इसके द्वारा हम यह सीख सकते हैं, यह प्रेरणा ले सकते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी मुझे दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, इसका रोना हमें नहीं रोना है। इस कहानी के द्वारा हमें सीखना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, इन सभी का सामना करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस बात को इस कहानी के द्वारा बताया गया है। अब अगली कहानी के बारे में हम जान लेते हैं, हार की जीत। इस कहानी को सुदर्शन जी ने लिखा है। मतलब कभी हम जीवन में हार जीत लगी रहती है, हमेशा ही जीतना है, और हार गए तो उदास होना है, दुखी होना है नहीं, हार के बाद भी जीत मिलती है। इसको बहुत एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इस कहानी में उन्होंने बताया है। अब तीसरी कहानी है धरती को बचाएं। यह पर्यावरण संबंधित कहानी है। धरती को बचाएं कहानी को पाठ को एन मणिवासकम ने लिखा है। धरती हमारी माँ, जिसे हम माँ भी कहते हैं, इसको ये संकट में है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से पर्यावरण असंतुलित होते जा रहा है, पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ गया है, वृक्षों को काटा जा रहा है। इससे क्या होता है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी को हम अब कुछ भी धरोहर नहीं दे पाएंगे। एक सुंदर स्वच्छ श्यामला भूमि को हमें तैयार करना है और इसकी रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना है। तो धरती को बचाने के लिए
हमें आगे आना है, वृक्षारोपण करना है, उनका संरक्षण करना है और पर्यावरण को संतुलित बना के उसकी रक्षा करना, ये हम सभी का दायित्व है। तो इस पाठ के द्वारा हमें ये लेखक संदेश दे रहे हैं। तो ये तो सारा हुआ पाठ्यक्रम में प्राचीन काव्य, उसके बाद आधुनिक काव्य, और फिर हमने देखा गद्य, और फिर हमने नॉनिटेल के उपवाचक की कहानी की समझ ली। अब हम देखते हैं सरल हिंदी व्याकरण। अब चौथा भाग है अपने सिलेबस का, वह है हिंदी ग्रामर, सरल हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण पहले तो हुआ ये सारा साहित्यिक, पहले हमने जो सोचा देखा वह क्या था, साहित्यिक लिटरेचर से संबंधित था। अब हम भाषा के बारे में जान लेते हैं। भाषा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना भाषा के हम अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, और एक से अनेक भाषाएं सीखने में हमारा ही फायदा है। हम अच्छी तरह से कहीं पर भी जाकर अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। बिना भाषा के हम मूक कहलाएंगे, गूंगे कहलाएंगे। तो भाषा अपने भावों की, अपने विचारों की, अपने थॉट्स के एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रमुख साधन माना जाता है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा बहुत सरल भाषा है। इसकी भाषा है, इसकी लिपि, इस भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता, जो हम पढ़ते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सरलता से हम इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा को सीखने के लिए इसके 4 रूपों के बारे में आप जानते ही हैं। पहला जिसे 4 स्किल्स कहा जाता है। कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, कोई भी भाषा आपको सीखनी है, तो ये 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है सुनना, फिर बोलना। जो आप सुनेंगे, जब हम उच्चारण शुद्ध करेंगे तो उसके द्वारा हम सुनेंगे। अब जब शुद्ध भाषा सुनेंगे तो हम उसको वैसे ही उच्चारण करेंगे और उसको बोलेंगे, और इसी प्रकार हम जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे। तो भाषा के इन सभी रूपों को हमें अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। भाषा एक बहती नदी की तरह है, जो कल कल करके बहते रहती है, और उसमें नए नए शब्द। आजकल क्या हो रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही भाषा ऐसे शुद्ध बात करना है, उसके अंदर सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण भी हमें मिल जाता है। तो भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हर भाषा को सीखना चाहिए। आप सभी ने सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के रूप में इसका चयन किया है, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। अब पहला हम देख लेते हैं वर्तनी, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय। वर्तनी क्या है, जब हम लिखते हैं तो शुद्ध है या अशुद्ध है, सही लिख रहे हैं कि, उसके बारे में हम जान लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना बहुत लोग, तो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। और वर्णमाला के बारे में बताया गया है, स्वर, व्यंजन, ध्वनि के बारे में इसमें बताया गया है, और उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में सारा इसमें वर्णन किया गया है, समझाया गया है। अब दूसरा है लिंग एवं वचन। लिंग हिंदी में 2 तरह के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, और वचन जो संख्या का द्योतक है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम तीसरा जान लेते हैं वाक्य संरचना। वाक्य संरचना, वाक्य को कैसे बनाना है, वाक्य का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। शब्द, 2 सार्थक शब्दों को जोड़ने से ही वाक्य बनता है। वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ने से वाक्य की संरचना होती है। और वाक्य, सार्थक वाक्य कब बनेगा, जब उसमें कारक चिन्ह लगाएंगे। तो 2 सार्थक वाक्यों के बीच का पुल का काम, ब्रिज का काम करते हैं कारक चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। बिना कारक के शब्द सार्थक नहीं हो सकते। तो कारक जैसे 8 कारक हिंदी में बताए गए हैं, कर्म कारक, कर्ता कारक, और ऐसे 8 तरह के कारक है, उसके बारे में इसमें समझाया गया है। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाक्य की संरचना, वाक्य को किस तरह बनाएंगे, इसके बारे में हम इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद आएगा काल। काल समय, अवधि, परिधि। हम काल जब बात करते हैं तो यह भूतकाल में है, यह भविष्य काल में बात कर रहे हैं, वर्तमान काल में बात कर रहे हैं। काल 3 प्रकार के हैं। तो काल के द्वारा हम पता कर सकते हैं, टेंसेस के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। जो कल बीत गया या आने वाला कल, इसके बारे में हम इसकी पूरी जानकारी काल में लेंगे। अब इसके बाद आएगा बोधक गद्यांश। बोधक पढ़कर समझना। एक आपको अनुच्छेद गद्यांश दिया जाएगा, गद्य का अंश, जिसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, समझना है। पढ़ के समझ के उसके भाव को समझ के उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को आपको क्या करना है, वहां पर आंसर देना है, उत्तर देने हैं। तो बोधक गद्यांश आपसे उपवाचक, जो हमारे पाठ्यक्रम में उपवाचक की कहानियों में से ही लिया जाएगा, उसी में से आपको सिलेबस में दिया गया है बोधक गद्यांश। गद्य का अंश पढ़ना और उसको समझना, फिर उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को समझते हुए और वहां पर उत्तर लिखने हैं। अब अगला है अनुवाद, ट्रांसलेशन, जिसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है, फारसी में तर्जुमा कहते हैं। रूपांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना। तो यहाँ पर जो पहली भाषा, जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, उसको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपने सिलेबस में क्या दिया गया है, अंग्रेजी के वाक्य दिए गए हैं, उसको हिंदी में अनुवाद करना है। उन वाक्यों को क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो सारे वाक्य है अंग्रेजी के, वो क्या कहलाएंगे, लक्ष्य भाषा, सॉरी स्रोत भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाएगा उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो अनुवाद से हम क्या सीख सकते हैं, एक ही साथ 2 भाषाओं के बारे में हम जान सकते हैं। तो अनुवाद से एक से अधिक भाषा सीखने का हमें स्कोप मिलेगा और हम अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल आपको एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ अनुवाद में समझाया गया है। तो यह तो सारा सिलेबस हुआ। अब पहला पार्ट है कबीर के दोहे। हम कबीर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कबीर दास हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कहा जाता है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो आदिकाल, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, स्टार्ट, पहला। तो आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल था, जो संबद्ध 1050 से 1375 तक माना जाता है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था, साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में घटित होता है उसी को साहित्यकार अपने साहित्य में अभिव्यक्त करता है, लिखता है। तो आदिकाल, प्रारंभिक काल में क्या, वीर गाथा, उस समय युद्ध का वातावरण बना हुआ था भारत देश में। उस समय पृथ्वीराज रासों की रचना की आदिकाल में। क्यों? क्योंकि वहां पर वीरता संबंधित, उन्होंने, कवियों ने क्या किया, वीरता संबंधित रचनाएं लिखी, क्योंकि उस समय पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ था और अपने राजाओं की प्रशंसा में राजकवि क्या करते थे, साहित्य की रचना करते थे। उस साहित्य में क्या होता था, उनकी प्रवृत्ति क्या होती थी, जो देखते थे वही वो अपने रचनाओं में वर्णन करते थे। तो ये इस प्रकार हुआ आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल। धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियां और बिगड़ने लगी, आपके दूसरे देशों से आक्रमण होने लगे। तो अब सहारा कौन है, ईश्वर। तो सभी कवि क्या करने लगे, भक्ति संबंधित दोहे लिखना प्रारंभ कर चुके थे। उस समय
कैसा वातावरण बन गया था? मुगल आ गए थे और पानीपत का युद्ध हुआ था, तो भक्ति की बहुत आवश्यक थी। तो सभी किसको याद कर रहे थे? ईश्वर को याद कर रहे थे। तो उनकी महिमा में लिखा गया पूरी भक्ति काल का साहित्य है। भक्ति काल को भी फिर दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। मूर्ति पूजा वह सगुण भक्ति कहलाती है, और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है वह निर्गुण भक्ति कहलाती है। तो इसमें भी दो तरह के बताए गए हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम भक्ति काल के बारे में जान रहे हैं। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति में हमने देखा राम भक्ति शाखा, प्रेम भक्ति शाखा। इसके भी दो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है सगुण भक्ति के। इसमें है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति संबंधित जो साहित्य लिखा गया वह है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों ने लिखा, जिसमें आते हैं तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा मीराबाई, सूरदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाते हैं। अब हम निर्गुण भक्ति को जान लेते हैं। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति और प्रेमाश्रयी, प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, और ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति इसके प्रमुख कवि है कबीरदास। तो हम अब कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। तो अगली क्लास में हम कबीरदास के बारे में समझेंगे। तो यह था सारा साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य कैसे प्रारंभ हुआ, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, हमारे पाठ्यक्रम में कौन से पाठ लिए गए, इसके बारे में हमने सब समझा और जाना। और अगली कक्षा में हम कबीर का परिचय जानेंगे, उनके दोहों के बारे में समझेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।